नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 17 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। इस सत्र को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप सभी के लिए है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। आईएएस एग्जाम के ऊपर हमारे द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जो कि कल यानी कि 18 जुलाई को आयोजित होगा। और आप सभी स्टूडेंट जो आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2022 में इस एग्जाम को देना चाहते हैं उनके लिए यह सेमिनार बहुत ही उपयोगी है। और आप लोग एक रजिस्ट्रेशन करके इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस एग्जाम को निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, उसको लेकर के यहाँ पर आपसे चर्चा की जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सेमिनार है और जो भी स्टूडेंट इस सेमिनार को अटेंड करना चाहते हैं वे दिए गए लिंक में जाकर के रजिस्ट्रेशन करके इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं। आइए अब आज के सत्र के विषयों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज के इस सत्र में हम भारत में नए सिरे से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की जरूरत के ऊपर जो एक एडिटोरियल आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश दिए गए हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अंडर वाटर डोमेन जिसकी चर्चा हमारे देश के नौसेना प्रमुख के द्वारा की गई है उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और चीन के द्वारा कार्बन ट्रेडिंग योजना शुरू की गई है उस पर जो न्यूज़ आया है उसको भी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका शीर्षक है इंडिया नीड्स ए रिन्यूड हेल्थ केयर सिस्टम। इस पर हमने बहुत सारी बातें की हैं और इस एडिटोरियल में भी भारत में जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर के चर्चा किया गया है। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तुरंत ही हमारे देश में नए हेल्थ मिनिस्टर ने शपथ ली है और उसी को देखते हुए यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके लिए बहुत ही चुनौती भरा समय है। और उनके कामों में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि किस तरीके से हमारे देश में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारा जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है इसको लेकर के यहाँ पर 2 स्टेट का कंपैरिजन किया गया है और वो 2 स्टेट हैं महाराष्ट्र और केरला। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो कोविड-19 का लहर आया है उसमें जो 2 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो है महाराष्ट्र और केरला। और इन दोनों राज्यों की तुलना करते हुए यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जिस राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अच्छी है वहां पर कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी देखी गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी आबादी के लिए एक अच्छी और काम करने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली बहुत ही जरूरी है। ये उनके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। यहाँ पर महाराष्ट्र और केरल का जिक्र करते हुए तुलना किया गया है और कहा गया है कि अगर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो ये दोनों राज्य समान हैं, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में दोनों राज्यों का जो स्थिति है वो समान है। लेकिन अगर हम उनके कोविड-19 के मामले में मृत्यु का संख्या देखें तो यहाँ पर जो केरल का जो दर है वो 0.48% है जबकि महाराष्ट्र के लिए दर 2.04% है। यानी कि कोविड-19 से जो मृत्यु हो रहे हैं वो महाराष्ट्र में ज़्यादा है और केरला में कम है। जबकि यहाँ पर पहले ही साफ कर दिया गया है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में दोनों राज्य बराबर हैं, यानी कि आर्थिक स्थिति से ये दोनों राज्य समान हैं। फिर भी आखिर ऐसे क्या कारण है जिसके कारण महाराष्ट्र में जो मृत्यु दर है कोविड-19 के मामले में वो केरला से ज़्यादा है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि इसका एक कारण है केरल में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रभावशीलता। यहाँ पर कहा गया है कि केरल और अगर हम महाराष्ट्र की तुलना करें तो केरल में प्रति व्यक्ति सरकारी डॉक्टर जो है वो महाराष्ट्र के मामले में 2.5 गुना ज़्यादा हैं। इसके अलावा केरल के सरकारी अस्पतालों में अगर हम बिस्तर का अनुपात भी निकालें तो केरल में महाराष्ट्र की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में बिस्तर का अनुपात है।
यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है केरल की वो काफ़ी अच्छी है और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण केरल ने कोविड-19 से होने वाली मौतों को कम किया है, जबकि महाराष्ट्र में होने वाली मौतें ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक और बात समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर हम निजी स्वास्थ्य देखभाल की बात करें, निजी हॉस्पिटल्स की बात करें, तो महाराष्ट्र में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें केरल से, तो इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में जो मौतें हुई हैं कोविड-19 के कारण वो बहुत ही ज़्यादा हुई हैं। इसका मतलब ये साफ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रहते हुए भी महाराष्ट्र के द्वारा कोविड-19 के मौतों पर काबू नहीं पाया जा सका। और इसी को समझाते हुए यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमें इस तरह की महामारी से भविष्य में लड़ना है तो हमारे देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के ऊपर ध्यान देना होगा। इस बात का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि कैसे केरल में मजबूत सरकारी स्वास्थ्य देखभाल, एक अधिक प्रभावी आउटरीच, समय पर परीक्षण, शुरुआती मामले का पता लगाना और कोविड रोगियों के लिए अधिक तर्कसंगत उपचार, इन सभी ने मिल करके वहां पर मृत्यु दर को कम किया है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो केरल में जो स्वास्थ्य प्रणाली है, खास करके जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है, वो महाराष्ट्र के मुकाबले बहुत अच्छी है और जिसके कारण केरल में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या काफ़ी कम है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर कुछ आंकड़े लेखक के द्वारा दिए गए हैं और ये समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से जो सरकार है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही है और इसके लिए उन्होंने चुना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को। और यहाँ पर बताया गया है कि 2017-18 के बाद से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में केंद्र सरकार के द्वारा जो वास्तविक आवंटन है उसमें गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप टीकाकरण जैसी मुख्य गतिविधियों के लिए भी राज्यों के पास पैसा नहीं है, पर्याप्त समर्थन नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को पर्याप्त समर्थन नहीं दिया गया और इसका एक बहुत बड़ा कारण है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कम पैसे का आवंटन। आप सभी जानते हैं कि अगर हम गांवों से शहरों की तुलना करें तो कोविड-19 में देखा गया कि शहरों में जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है और इसी को देखते हुए यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी कि NUHM की स्थिति और भी दयनीय बनी हुई है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा इस वर्ष 1000 करोड़ आवंटित किए गए हैं और अगर इसका हम अनुपात निकालें जितने भी हमारे शहरों में रहने वाले लोग हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रति शहरी भारतीय प्रति माह सरकार के द्वारा 2 रुपए से कम खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर आवंटन इतना कम किया गया है कि जितने हमारे शहरों में रहने वाले लोग हैं उसके आधार पर इस आवंटन को देखा जाए तो प्रति शहरी प्रति माह सरकार के द्वारा सिर्फ 2 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और इसे यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और राज्य सरकारों के द्वारा भी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उतना काम नहीं किया गया है। इस एडिटोरियल में संसदीय अस्थायी समिति के सिफारिश का भी जिक्र किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सरकार को इस वर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कम से कम 1.6 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कितना पैसा दिया जा रहा है, तो इसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है और डेटा देकर के समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऊपर सरकारों के द्वारा बहुत ही कम खर्चा किया जा रहा है, जबकि इस महामारी में ये साबित हो चुका है कि जिन जिन स्टेट में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं वहां पर मौतों की संख्या कम हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसको लेकर के बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी कही गई इस एडिटोरियल में। लेकिन हम डेटा पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर निजी क्षेत्र का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है किस तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके लिए ये महामारी एक तरीके से मार्केट बन चुका है। और आप सभी जानते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अगर आप इलाज कराने के लिए जाते हैं कोविड-19 का तो एक वीक में कम से कम 1 लाख से 3 लाख तक का खर्चा जो है इन हॉस्पिटल्स के द्वारा वसूला जा रहा है।
और जिसके कारण जो हमारे आम भारतीय शहरी हैं या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर बहुत बोझ पड़ा है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मौतों का, क्योंकि सभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के कोविड-19 का इलाज करा सके, क्योंकि वहां पर मनमाने तरीके से हॉस्पिटल्स के द्वारा पैसा वसूला जा रहा है, फीस वसूला जा रहा है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर एडिटोरियल में कहा गया है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट यानी कि नैदानिक प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियम अधिनियम जो कि 2010 में पारित किया गया था, उसे अभी तक पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। ये एक्ट वर्तमान में सिर्फ 11 राज्यों में लागू है और केंद्र सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मानक हैं उसकी अधिसूचना में देरी के कारण और दरों को लागू करने के लिए केंद्रीय ढांचे को विकसित नहीं करने के कारण ये अधिनियम प्रभावी ढंग से पूरे देश में लागू नहीं हुआ। यानी कि ये जो अधिनियम है जिसे हम कह रहे हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कि 2010 में पारित किया गया था और जिसका उद्देश्य था मनमाने तरीके से हॉस्पिटल्स के द्वारा जो फीस लिया जाता है, जो दरें तय की जाती हैं, उसे रेगुलेट करना। और यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा इसके मानकों को तय करना था, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने थे, दरों का निर्धारण करने के लिए एक ढांचा विकसित करना था, लेकिन वो इस काम में विफल रहे हैं इतने साल गुजर जाने के बाद भी। और इसका फायदा ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स उठाते हैं और मनमाने तरीके से फीस वसूल करते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार को इन सभी चीजों से बचना है तो उसे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर निवेश करना ही होगा और ऐसा करने से हम बहुत सारे लोगों की जीवन बचा सकते हैं। यहाँ पर नीति आयोग के सिफारिशों का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जब ये साबित हो चुका है कि अगर हमें किसी बहुत बड़े महामारी से बचना है, लड़ना है, तो हमें स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना होगा, उन्हें बढ़ाना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से हम इस तरह की महामारी से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन इन सभी को देखते हुए भी नीति आयोग के द्वारा इस महामारी के बीच में ही भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश का अवसर इस नाम से एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। और ऐसा करके नीति आयोग के द्वारा हमारे स्वास्थ्य देखभाल का निजीकरण को बढ़ावा देने का काम किया गया है, जो पहले ही दुनिया में सबसे अधिक निजीकृत स्वास्थ्य प्रणालियों में से एक है। तो यहाँ पर नीति आयोग की आलोचना की गई है और कहा गया है कि सब कुछ जानते हुए भी कि किस तरीके से हमारे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों ने अच्छा काम किया है, लोगों की जानें बचाई गई हैं इसके द्वारा, इसको देखते हुए भी नीति आयोग ने इस कोरोना महामारी के बीच में ही हमारे देश के स्वास्थ्य प्रणाली के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए दस्तावेज प्रकाशित किया गया है, जो कि उसके सोच को दर्शाता है। और इन्हीं सभी बातों का यहाँ पर जिक्र करते हुए समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से अगर हमें इस महामारी से अच्छे तरीके से लड़ना है तो हमारे देश में एक नई हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को विकसित करना होगा। और ऐसा सिस्टम बनाना हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इन्हीं सभी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, तो इस एडिटोरियल को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए कुछ और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज संख्या 1 और 8 में एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है बेल ऑर्डर्स विल बी सेंट इंस्टेंटली टू जेल अथॉरिटी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है और ये न्यूज़ जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली एक पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई जिसमें ये सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसे लागू करने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देरी हो रही है। और इसी को देखते हुए सीजीआई के द्वारा एक योजना की भी घोषणा की गई है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में यूपी में अधिकारियों के द्वारा 13 कैदियों को रिहा करने में देरी हुई थी, जिन्हें 8 जुलाई को ही जमानत दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसी खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं और इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिहाई में देरी को कम करने के लिए एक योजना का भी घोषणा किया गया है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हमारे देश में इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है, वहाँ पर जेल प्रशासन के द्वारा ये कहना कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का
जो आदेश है उसका हार्ड कॉपी उन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो उस आदेश को लागू नहीं करेंगे। ये बहुत ही परेशान करने वाला है और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक योजना की घोषणा की गई है जिसका नाम है फास्टर, यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके समाधान के रूप में मुख्य न्यायाधीश एक खुली अदालत में इस योजना की घोषणा की और कहा कि इस योजना को शुरू करने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर जिला अदालतों के द्वारा या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं वे तुरंत जेल अधिकारियों तक पहुंच जाएं और जिनके कारण जमानत या अन्य आदेश को लागू करने में कोई देरी नहीं होगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही सीरियस मामला माना है और इसको देखते हुए उनके द्वारा एक योजना की भी शुरुआत की गई है। इसी न्यूज में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक और आदेश का जिक्र किया गया है जिसका चर्चा आज के न्यूज़पेपर के पेज नंबर 8 में किया गया है, जिसका शीर्षक है डोंट सीक सरेंडर ऑफ दोज ऑन इंटरिम बेल। तो आइए जान लेते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्यों को यह निर्देश दिया है कि वे जेल में भीड़ भाड़ कम करने के लिए महामारी की दूसरी लहर के दौरान अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए कैदियों के आत्मसमर्पण के लिए कुछ समय के लिए नहीं कहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वेव जब आया कोविड-19 का, तो उसको देखते हुए जेल में जो भीड़ भाड़ है उसे कम करने का फैसला लिया गया और बहुत सारे कैदियों को यहाँ पर डेटा दिया गया है, लगभग 4 लाख कैदियों को रिहा किया गया अंतरिम जमानत पर। और जब महामारी का असर थोड़ा सा कम हुआ है तो अब चिंता फिर से ये बढ़ गई है कि जिन लोगों को यहाँ पर जमानत पर रिहा किया गया था उन्हें फिर से वापस आत्मसमर्पण कराया जाएगा, यानी कि जेलों में वापस बुला लिया जाएगा। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। यहाँ पर जब इस तरह के फैसले लिए जा रहे थे, यानी कि जो जेलों में बंद कैदी हैं उन्हें इस महामारी को देखते हुए रिहा करने के जो फैसले लिए जा रहे थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान ओवर क्राउडेड जेलों की तरफ गया और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में जितनी कैदियों की संख्या है उसको देखते हुए हमारे जेलों में सुविधाएं बहुत ही कम हैं और मानवीय आधार पर इन कैदियों को महामारी के दौरान अंतरिम जमानत देने का फैसला किया गया। जेल में बंद कैदी और वहां पर काम करने वाले जो पुलिस के लोग हैं उनके सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया था। और यहाँ पर एक और बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारियों को सीमित करना चाहिए। यहाँ पर अदालत ने जेलों में भीड़ भाड़ को रोकने के लिए पुलिस को महामारी के दौरान गिरफ्तारी को सीमित करने का भी आदेश दिया है और कहा है कि मजिस्ट्रेटों को ऐसे मामले जिसमें 7 साल की कैद या फिर उससे कम सजा होती है उन मामलों में अरेस्ट करने के आदेश नहीं देने चाहिए या फिर अंधाधुंध अरेस्ट करने के आदेश नहीं देने चाहिए, जिससे कि इस महामारी के दौरान जेलों में भीड़ भाड़ कम की जा सकती है। अदालत ने अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गठित विशेष समितियां या उच्च अधिकार प्राप्त समितियां जो कैदियों की स्क्रीनिंग करते हैं और उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करते हैं, उनसे ये कहा है कि वे इस प्रोसेस को और तेज करें और जो कैदी जमानत पाने योग्य हैं उन्हें रिहा कर देना चाहिए। आइए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है यूपी कैन नॉट प्रोसीड विथ कांवर यात्रा एमिड पेंडेमिक से एससी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कही गई है और ये न्यूज़ भी जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर इस न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है और यहाँ पर इन महीनों में कांवर यात्रा होती है और यहाँ पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महामारी के बीच प्रतीकात्मक कांवर यात्रा आयोजित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव से असहमति जताई है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो महामारी है उसके कारण हर धर्म के लोगों की भावनाएं प्रभावित हुई है, क्योंकि जो जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया हुआ है वो सभी लोगों पर लागू होता है और अगर किसी धार्मिक अनुष्ठान के कारण, किसी धार्मिक आयोजन के कारण अगर लोगों के जीवन पर असर पड़ता है तो यहाँ पर जीवन के अधिकार को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोगों का मामला है। अगर कांवर यात्रा के कारण कोविड के फैलने का जरा सा भी गुंजाइश है तो इसे
यूपी सरकार के द्वारा रोक देना चाहिए, इसे आयोजित नहीं करना चाहिए। और इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और बी आर गवई ने आर्टिकल 21 के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं और उसमें एक अधिकार जो आर्टिकल 21 में है वो है हमारा जीने का अधिकार। और इसी को देखते हुए इन जजेज ने कहा कि भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और उनका जीवन का अधिकार सर्वोपरि है और अन्य सभी भावनाएं भले ही धार्मिक क्यों ना हो इस सबसे बुनियादी मौलिक अधिकार के अधीन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है और अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि हर किसी को किसी भी धर्म को पालन करने और मानने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्वतंत्रता आपको दी गई है वो पूर्ण नहीं है। कहने का आशय ये है कि अगर सरकार को लगता है कि इस काम से पब्लिक हेल्थ, नैतिकता या कोई भी ऐसी बात जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बाधक है तो सरकार इस पर रोक लगा सकती है। और इसी बात को यहाँ पर दोहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आर्टिकल 21 है जिसमें हमें जीने का अधिकार दिया गया है वो अधिकार सर्वोपरि है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 25 में आपको अधिकार दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको यह भी कहा कि अगर आपके किसी धार्मिक आयोजन से पब्लिक हेल्थ को नुकसान हो सकता है, लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को ज्यादा महत्व देगा और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर कर दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसका कि दूरगामी परिणाम हो सकता है। आइए एक और न्यूज को यहां पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है बी अवेयर ऑफ अंडर वाटर डोमेन और ये न्यूज जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इस न्यूज में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति बहुत ही बढ़ गई है और चीन के द्वारा पानी के अंदर भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई गई है और इसी को देखते हुए भारतीय नौसेना को भी अपना अंडर वाटर डोमेन यानी कि पानी के अंदर जो उसकी क्षमता है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। और ये बात नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के द्वारा कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरीके से यूएस और चाइना के द्वारा अंडर वाटर डोमेन में काम किया जा रहा है सैनिक तौर पर और नागरिक उपयोग के लिए, उसको अगर हम देखें तो भारत अभी बहुत पीछे है और भारतीय नौसेना को भी अंडर वाटर डोमेन में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि नौसेना के संचालन के संबंध में अंडर वाटर डोमेन जागरूकता यानी कि यूडीए देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। आप सभी जानते हैं कुछ दिनों पहले एक न्यूज आया था जिसमें इंडोनेशिया के जल में चीनी मूल का ग्लाइडर की खोज की गई थी और जिससे संकेत मिलता है कि किस तरीके से चीन ने सैन्य लाभ के लिए पानी के नीचे जो टेक्नोलॉजी है उसे उन्नत किया है और उसका उपयोग भी वो बहुत हद तक कर रहा है। और इसको देखते हुए जो हिंद महासागर में खतरा है वो और भी बढ़ गया है, क्योंकि पानी के नीचे जो ग्लाइडर होते हैं वो बहुत ही आसानी से पकड़ में नहीं आते और इसके द्वारा चीन आसानी से भारत के जो तटीय इलाके हैं उसका सर्विलेंस कर सकता है। और इसी को देखते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका और चीन के द्वारा सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर पानी के नीचे के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है, उसी तरीके से भारत भी इस काम को करने में लगा है। और अगर हमें हिंद महासागर में इंडिया का जो डोमिनेंस है उसको बनाए रखना है तो इस क्षेत्र में भी भारत को चीन को कड़ी टक्कर देनी होगी और हमारा जो अंडर वाटर डोमेन है और उससे जुड़ा हुआ जो प्रौद्योगिकी है उसका खुद से विकास करना होगा। आइए एक और न्यूज़ की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 14 में एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है चाइना स्टार्ट्स लॉन्ग अवेटेड कार्बन ट्रेडिंग स्कीम और ये न्यूज़ जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है।
तो आइए देख लेते हैं कि इस न्यूज में कौन कौन सी खास बातें हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि चीन के द्वारा 2060 तक अपने कार्बन इमिशन को कम करने की बात कही गई है और इसी को देखते हुए चीन ने लंबे समय से प्रतीक्षित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली यानी कि कार्बन ट्रेडिंग स्कीम का शुरुआत किया है, जो जलवायु परिवर्तन के कारक यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने और 2060 तक उसका जो कार्बन तटस्थ होने का योजना बनाई गई है उसे पूरा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। आप सभी जानते होंगे कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है और इसी कारण से जो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम वहां पर शुरू की गई है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां पर चीन के द्वारा जलवायु संकट को लेकर के अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि नवंबर में यूएन के द्वारा क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर के एक समिट बुलाया गया है और उस समिट से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चाइना के द्वारा ये कदम उठाया गया है और कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन ट्रेडिंग स्कीम साबित होगा। इसके अलावा भी कुछ एडिटोरियल और कुछ न्यूज़ हैं जो कि आज के पेपर में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो एडिटोरियल आए हैं उस पर पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, उसमें कोई नया पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए अब आज के समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत को तत्काल एक नए सिरे से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता है, इस पर चर्चा करें। तो जैसा कि फर्स्ट न्यूज़ में हमने देखा और वहाँ पर जो एडिटोरियल पर हमने चर्चा की उसमें बहुत सारे ऐसे डेटा दिए गए हैं, बातें कही गई हैं जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से जो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है अगर हम उसे ठीक कर लेते हैं तो हम कोविड-19 जैसे महामारी से लड़ने में खुद को सक्षम बना सकते हैं और इसी को देखते हुए आपको यहाँ पे चर्चा करनी है और जो भी पॉइंट्स वहाँ पर मैंने आपको दिए हैं उसका उपयोग करके उत्तर का संरचना करना है। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को और दूसरा क्वेश्चन है, धर्म के अधिकार और जीवन के अधिकार के बीच संघर्ष के मामले में क्या प्रबल होना चाहिए, इस कथन पर अपनी राय रखें। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आदेश में जीवन के अधिकार को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, उसको लेकर के इस क्वेश्चन का निर्माण किया गया है और जो बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं उन बातों का उल्लेख करके आप आसानी से अपनी राय यहाँ पर रख सकते हैं। भले ही धर्म का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर ऐसे धार्मिक आयोजनों से आपके जीवन के अधिकार पर असर पड़ता है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वो जीवन के अधिकार को ज़्यादा महत्व देगा क्योंकि ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सभी पर लागू होता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे न्यूज़ और एडिटोरियल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन न्यूज़ और एडिटोरियल को आप लोग पढ़ लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको नोट कर लेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।